आप अपनी कुंडली की डिटेल्स मुझे यूट्यूब पर कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि किसी भी डिटेल्स को रैंडमली उठा लूं और उस पर एक ज्योतिष का वीडियो बना दूं। आज मैंने एक रैंडमली कुंडली उठाई है, आज अपन उस पर चर्चा करेंगे। इनका नाम है आशुतोष। 4 अक्टूबर 1989 को इनका जन्म हुआ था, 11:33 PM पे, धनवंतरी में। ये छत्तीसगढ़ पे आता है। तो मैंने इनकी कुंडली निकाल ली है और उस पर अपन विश्लेषण करेंगे कि कुंडली कैसे देखते हैं और कैसे समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जैसे कि मैंने हर वीडियो में आपको बताया है कि सबसे पहले अपन को व्यक्ति की राशि और लग्न निकालना है। तो इस व्यक्ति की लग्न भाव में 3 अंक लिखा है। तो तीसरी राशि हो गई मिथुन और स्वामी हो गए बुध। तो अपन को पता चल जाएगा कि यहां पर लग्न हो जाएगी मिथुन लग्न और स्वामी हो जाएंगे बुध। अब अपन को राशि निकालनी है। तो राशि निकालने के लिए अपन को देखना है कि चंद्र कहां पर बैठे हैं। चंद्र जिस भी अंक पर बैठे होंगे वो व्यक्ति की राशि होगी। यहां पर चंद्र 8 अंक पर बैठे हैं, तो 8वीं जो राशि वो वृश्चिक राशि, जिसके स्वामी मंगल हैं। तो यहां पर अपन लिख देंगे राशि हो गई वृश्चिक और स्वामी हो गए मंगल। अब अपन को इस कुंडली की 2 डिटेल्स पता चल गई हैं। एक लग्न मिथुन लग्न बुध स्वामी, एक राशि, राशि हो गई वृश्चिक और स्वामी हो गए मंगल। अब इस कुंडली में जो लग्न के स्वामी होते हैं वो कुंडली के स्वामी कहलाए जाते हैं। तो इस पूरी कुंडली के मालिक कौन है? बुध मालिक है। अब अपन को कुंडली में ये टैली करना है कि बुध के कौन से मित्र हैं और कौन से शत्रु हैं। तो बुध एक ऐसा ग्रह है जिसके प्राय प्राय चंद्र और मंगल को छोड़कर बाकी सभी से मित्रता है। तो देखा जाए तो जितने भी इसमें ग्रह बैठे होंगे उनसे बुध की मित्रता दिखेगी। पर अपन को सबसे पहले कारक और मारक ग्रह निकालना है। तो कारक और मारक ग्रह निकालने के लिए ना अपन को सिंपल सा है कि बुध के जो मित्र होंगे वो कारक होंगे और बुध के जो शत्रु होंगे वो कहीं ना कहीं मारक होंगे। तो सिंपल सी बात है, इस कुंडली में कहीं ना कहीं मंगल और जो चंद्र है वो कुंडली में मारक होंगे। अभी अपन ने जो बेसिक स्टार्ट किया है, फिर अपन को ग्रहों की स्थिति से समझ में आएगा। तो अपन को पता चल गया कि जो मंगल ग्रह है और चंद्र है इनकी बुध से शत्रुता है, इसलिए कहीं ना कहीं ये मारक होंगे। बाकी जितने भी ग्रह हैं वो शुभ फल देंगे या अच्छा फल देंगे। ये कुंडली के बेसिक से स्टार्ट हुआ है। फिर अपन को ग्रहों की स्थिति से निकालना है कि वो ग्रह हो सकता है कि यहां पर चंद्र अच्छा फल नहीं दे रहा हो क्योंकि वो मारक है, पर कुंडली में ऐसी पोजीशन है जहां पर चंद्र बहुत अच्छा फल दे, उच्च का हो जाए, अच्छे ग्रहों से दृष्ट हो जाए। तो अब अपन बात करेंगे ग्रहों की। तो कुंडली के सबसे पहले भाव में देखना है कि कौन सा ग्रह बैठा है। तो सबसे पहले भाव में गुरु ग्रह बैठे और ये 16 दिख रहा है। ये 16 बेसिकली दर्शाता है कि गुरु में अंश कितना है, शक्ति कितनी है। तो जो 16 डिग्री का ग्रह होता है वो कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग माना जाता है। मैंने यहाँ वीडियो पे लिखा भी था कि 12 से 18 के बीच में जो ग्रह होगा वो कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग होगा, अपना 100% असर दिखाएगा। और लग्न में गुरु बैठ गया है, वो भी बुध के घर में, अर्थात बुद्धि के घर में ज्ञान के देवता बैठ गए। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। अब अपन गुरु देख लिया, अब अपन बात करेंगे गुरु की दृष्टियों के बारे में। तो पहले एक बॉक्स लिया है, एक भाव लिया है, अपन उसको खत्म करेंगे, देन सेकंड पे आएंगे जहां पर ग्रह बैठे हैं। तो कुंडली के पहले भाव में गुरु बैठे हैं और गुरु 16 डिग्री के हैं, मतलब अपना 100% असर दिखाएंगे। बुध के घर में बैठे मतलब बुद्धि के घर में ज्ञान के देवता बैठ गए। अब गुरु की आपको पता है 3 दृष्टियां होती है, पंचम सप्तम नवम। तो गुरु देख रहे हैं पहले 5वें भाव में, तो 1 2 3 4 5 इस वाले भाव में देख रहे हैं। अब ये वाला भाव होता है बेसिकली आपके ज्ञान का, पढ़ाई का, एजुकेशन का और संतान का। इस पे गुरु की दृष्टि है। सेकंड गुरु की दृष्टि पड़ रही है इस वाले भाव पे। ये वाला भाव है आपके विवाह का, क्योंकि 7वीं, और 9वीं दृष्टि पड़ रही है आपके भाग्य भाव पे। आप इसको काउंट भी कर सकते हैं क्योंकि मुझे याद है इसलिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9वें भाव पे दृष्टि पड़ रही है। तो अभी अपन को गुरु से संबंधित 4 घर मिल गए हैं, लग्न, फिर पंचम सप्तम नवम। अब अपन बात करेंगे दूसरे भाव के बारे में। तो दूसरे भाव में केतु ग्रह बैठे हैं। तो केतु बेसिकली दूसरे भाव में बैठ जाए तो दूसरा भाव होता है वाणी का, आपके कुटुंब का, और केतु यहां पर बैठ गए। और केतु के पास क्या है? सिर नहीं है एक्चुअली, केतु के पास धड़ है। तो केतु में सोचने की क्षमता नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि कभी किसी व्यक्ति को बहुत अच्छा बोल दे, कभी किसी व्यक्ति को बहुत खराब बोल दे, क्योंकि उसमें है ना वाणी को समझने की जो कला होती है ना, हो सकता है दूसरों के कंपैरिजन में कम हो। उसको जरूर ऐसा लगेगा कि वो क्योंकि सिर नहीं है तो सोचने की क्षमता में वो कमी कर देंगे केतु। तो ऐसे व्यक्ति को लगेगा कि जैसा मैं बोल रहा हूं लोगों को हो सकता है बहुत अच्छा लगे, मेरी भाषा शैली बहुत अच्छी है, लोग मेरे से कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो जाएंगे। पर वाणी में कहीं ना कहीं एटीट्यूड दिखेगा, वाणी में कहीं ना कहीं कटुता दिखेगी। साथ ही साथ ऐसे व्यक्तियों की वाणी जो होती है वो बेसिकली थोड़ा सा इंपैक्ट करती है रिलेशंस में भी। अब अपन बात करते हैं
चौथे भाव की, क्योंकि तीसरे भाव में कोई ग्रह नहीं बैठे हैं। तो चौथे भाव में देखिए बैठे हैं सूर्य, बुध और मंगल। तो पहली चीज तो सूर्य और बुध मिलकर बुध आदित्य योग बना देते हैं। बुध और सूर्य को अपन आदित्य कहते हैं, तो बुध आदित्य योग बन गया। तो ये योग आपके सुख भाव में बैठ बन गया है, तो बहुत अच्छा योग माना जाता है, क्योंकि एक प्रकार का राजयोग है। कुंडली में जहां पर भी ये योग बनता है वहां पर बेसिकली अच्छे फल देखने को मिलते हैं। तो जो सुख भाव है उसमें अपन को अच्छे फल देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि कुंडली का जो चतुर्थ भाव है उससे हम सुख को देखते हैं, और यहां पर एक राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सुख भाव में एक अच्छा योग निर्मित हो रहा है। तो ऐसे व्यक्ति की, जिसकी भी कुंडली है आशुतोष जी की, तो इनकी जीवन में कहीं ना सुख से संबंधित समस्याएं नहीं होंगी। मतलब इनके पास अच्छा घर होगा, और राजयोग है तो घर की जो संख्या है वो ज्यादा हो सकती है, मतलब एक या एक से अधिक हो सकती है। दूसरी चीज के ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं इनके पास अच्छी गाड़ी होगी, अच्छा रहन सहन होगा, एक मेंटेन लाइफ जी रहे होंगे। मेंटेन लाइफ मतलब सिस्टमेटिक लाइफ जी रहे होंगे, जिसका पैटर्न ऑलमोस्ट सेम होगा, क्योंकि सुख भाव में कहीं ना कहीं ये राजयोग निर्मित हो गया। पर मैंने आपको पिछली कुंडली में बताया था, और श्री कृष्ण की कुंडली में भी देखकर बताया था, कि यदि चतुर्थ भाव में सूर्य बैठ जाए तो ऐसे व्यक्तियों में दो चीजें होती हैं। कि नौकरी के लिए तो ये अच्छे होते हैं, पर ये माता पिता से व्यक्ति को दूर रखते हैं। तो ऐसा व्यक्ति अपने माता पिता के साथ नहीं रहेगा, या संभावना है कि माता पिता से दूर रहेगा, मतलब इसकी जो आजीविका रहेगी ना, वो माता पिता से दूर रहेगी। श्री कृष्ण की कुंडली में भी सूर्य चतुर्थ भाव में बैठे, तो आपने देखा है उनकी कुंडली में भी, मैंने इस पर विश्लेषण भी किया था कि कहीं ना कहीं उनका जीवन में अचीवमेंट भले ही सब मिले हों, पर वो अपने पूरे जीवन में माता पिता से दूर रहे हैं। तो सूर्य यहां पर ये इंपैक्ट डालेंगे, भले ही राजयोग हो। अब यहां पर बुध देखिए उच्च के भी हो गए, क्योंकि बुध छठवीं राशि में बैठे हैं। तो मैंने बताया था कि बुध यदि छठवीं राशि में बैठ जाए तो उच्च के हो जाते हैं। तो एक तो राजयोग बन रहा है, ऊपर से बुध भी उच्च के हो गए। पर बुध की डिग्री 2 डिग्री है, मतलब बुध बहुत कमजोर है। अब अपन ऐसे व्यक्तियों में जिसमें बुध अच्छे हैं, उच्च के हो गए पर कमजोर हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को अपन सलाह देते हैं किस चीज की, नग की, कि आप भाई पन्ना नग पहन सकते हो, क्योंकि आपका बुध अच्छा है पर कमजोर होने के कारण उसकी फलता में अपन को कमी देखने को मिल रही है। तो यहां पर यदि कोई बुध का जो नग होता है पन्ना हरे रंग का, उसको छिंगली में पहन लेगा तो उसका बेनिफिट ज्यादा मिलेगा, क्योंकि बुध बहुत अच्छे हैं। अब देखो इसमें एक और ग्रह है मंगल की बात करते हैं। तो मंगल में यदि आपने एक ऐसा ये देखा है, तो ये आपने बहुत सारी कुंडलियों में देखा होगा, मैं लास्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा कि बेसिकली ये मार्क्स होते क्या है, पर अभी समझाने के लिए। तो मंगल बेसिकली अस्त हो गए हैं। मंगल 16 डिग्री के हैं, बहुत पीक पर है, मतलब बहुत अच्छा फल देने वाले हैं, पर मंगल यहां पर बैठ के अस्त हो गए। अब अस्त हो गए तो क्या करेंगे मंगल, यहां पर 2 चीजें करेंगे। ऐसा व्यक्ति को प्रॉपर्टी संबंधित फायदा नहीं होगा। मतलब ऐसा व्यक्ति है ना, यदि जमीन जायदाद पे पैसा लगाए, रियल एस्टेट का काम करे, या कोई ऐसा काम करे जैसे प्रॉपर्टी खरीद ली बेच ली, तो संभावना है कि उसको लॉसेज होंगे। लॉसेज नहीं होंगे तो फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मंगल बेसिकली प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, मंगल आपके कौन से भाव को देख रहे हैं? इस वाले भाव को देख रहे हैं जो आपका कर्म भाव है, पर मंगल यहां पर अस्त हो गए हैं। सूर्य के साथ यदि समथिंग कोई डिग्री पर कोई ग्रह आ जाते हैं तो वो अस्त हो जाते हैं। तो यहां पर मंगल अस्त हो चुके हैं, तो प्रॉपर्टी संबंधित वो इंपैक्ट डालेंगे। अपन दृष्टियों की बात करेंगे जैसे गुरु की थी, पर एक बार सभी ग्रहों पे अपन चर्चा कर लेते हैं। फिर अपन आ जाते हैं 6th हाउस में। 6th हाउस में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि 7th हाउस में कोई ग्रह बैठा नहीं है, गुरु की दृष्टि के लिए मैंने लिखा था समझाने के लिए। तो यहां पर शुक्र और चंद्र बैठे हैं। चंद्र 8वीं राशि में नीच के हो जाते हैं। नीच में मतलब कि चंद्र यहां पर बहुत अच्छे नहीं है। अब देखिए आपको एक चीज और समझना है इस कुंडली में, यहां पर चंद्र नीच के हो गए हैं, और यहां पर चंद्र मतलब चौथे अंक पर जो चंद्र की राशि है, चौथी राशि चंद्र की है, उस पर केतु बैठ गए हैं। तो यहां पर भी राशि पे भी केतु ने इंपैक्ट डाल दिया है, और चंद्र भी नीच के हो गए और 6th हाउस के हो गए। तो इस कुंडली में सबसे ज्यादा कोई इंपैक्टेड ग्रह है तो वो कहीं ना कहीं चंद्र है। अब चंद्र काय के कारक हैं? चंद्र मन के कारक हैं। जिस भी व्यक्ति का चंद्र खराब होता है ना, वो बेसिकली मन से अशांत रहता है। मतलब उसको लाइफ में भले कितनी भी चीजें मिल जाए, लाइफ में सब अचीव हो जाए, पर वो मन से अशांत रहेगा। मतलब वो वैसी वाली बात होती है कि लाइफ में आपके पास सब तो है, सुकून की कमी है। तो ऐसे व्यक्तियों को सब कुछ मिल जाएगा, पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा सुकून की कमी रहेगी। वो भी कैसी? मानसिक तौर पर। ऐसा नहीं कि जेन्युइनली उसको कमी है। यदि वो चंद्र के उपाय कर लेगा तो शायद से उसको फल अच्छे मिलेंगे, पर यदि चंद्र के उपाय नहीं करेगा तो ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान होगा। मतलब बहुत सोचेगा, ओवर थिंकिंग करेगा। देखिए सोचते तो सभी हैं, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं सोचता हूं या कोई और नहीं सोचता होगा, आप भी सोचते होंगे, पर ये वाले व्यक्ति जिनका चंद्र खराब है वो सामान्य से बहुत ज्यादा अधिक सोचते हैं। तो यहां पर चंद्र इंपैक्टेड है। फिर शुक्र बैठे हैं, तो शुक्र बेसिकली 6th हाउस में अच्छा फल देते हैं। बस यहां पे एक चीज का नुकसान करेंगे, वो है सबसे बड़ा कि इनके गुप्त शत्रुओं का निर्माण करेंगे। यहां पर शुक्र और चंद्र मिलकर व्यक्ति के जो शत्रु हैं, कैसे?
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, खासकर अप्रत्यक्ष जिसको हम गुप्त शत्रु कहते हैं, उनका निर्माण करेंगे। तो जिनकी भी कुंडली आशुतोष जी की, ऐसी कुंडली में ऐसे आप देखेंगे कि आपके जीवन में शत्रु बहुत हैं, और ऐसे शत्रु हैं जो आपके सामने तो बहुत अच्छे हैं, मतलब आपके प्रत्यक्ष में तो आपको बहुत मीठा मीठा बोल रहे हैं, पर आप यदि ध्यान से निष्कर्ष निकालेंगे या रिलेटिव्स में देखेंगे या एक सर्किल में देखेंगे तो आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं वो आपके जीवन में उन्होंने एक खराब ही रोल प्ले किया है। अब अपन आ जाते हैं 7th हाउस में। कुंडली में देखिए लग्न के बाद कोई इंपॉर्टेंट घर आए तो वो 7th हाउस है, क्योंकि सप्तम से सप्तम देखा जाता है। तो सप्तम से सप्तम जो घर होगा 1 2 3 4 5 6 7, वो पहला ही होगा। तो अब लग्न के बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट हाउस है वो है सप्तम हाउस, वो कहलाता है विवाह का घर। विवाह के हाउस में इनके शनि बैठ गए हैं। अब शनि यदि कुंडली के सप्तम भाव में बैठ जाए तो ये रिलेशन में बहुत बहुत ज्यादा दिक्कतें पैदा करती है। कैसी दिक्कतें? छोटी छोटी बातों पर झगड़ा, पति पत्नी में आपसी मतभेद हो रहे हैं या एक साथ नहीं रह रहे हैं, या फिर एक संभावना ऐसी भी होती है कि शनि यहां पर बैठ जाए तो व्यक्ति का भले डिवोर्स नहीं हो पर वो व्यक्ति एक दूसरे के साथ नहीं रहते हैं। पर इस कुंडली में एक अच्छी चीज है जो मैंने आपको दृष्टियों के बारे में बताया था कि गुरु की दृष्टि, गुरु की जो सप्तम दृष्टि है, मैंने आपको शुरू में बताया था कि इस वाले भाव में पड़ रही है। तो गुरु की दृष्टि जिस भी भाव में पड़ती है उस भाव को वो अच्छा ही करेगा। अब गुरु यहां पर सप्तम रिलेशन हाउस पे दृष्टि कर रहे हैं तो वो जो डिवोर्स की स्थिति हो रही थी या डिवोर्स जैसी स्थिति हो रही थी, निर्मित हो रही थी, उसको नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि गुरु इस भाव को बचा के रखेंगे। अच्छा, एक और चीज समझिए, ये वाला घर है गुरु का। क्यों? क्योंकि 9वीं राशि है धनु और जिसके स्वामी है गुरु, तो गुरु अपने ही घर में देख रहे हैं। तो गुरु जब अपने ही घर में देख रहे हैं तो वो उस घर को तो और ही खराब नहीं होने देंगे। अच्छा, गुरु का और शनि का जो संबंध है वो भी सम का है, मित्रता और शत्रुता का नहीं है। मतलब गुरु से शनि का कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा शत्रुता है, एक समभाव है। पर हाँ, इन व्यक्ति के, इनके पार्टनर के साथ अर्थात इनकी वाइफ के साथ रिलेशंस में हमेशा कोई ना कोई दिक्कत देखने को मिलेगी, पर एक अदृश्य शक्ति इनके रिलेशंस को बचा लेगी, क्योंकि गुरु की सप्तम दृष्टि आ रही है और सप्तम दृष्टि बेसिकली रिलेशंस के लिए होती है। हर ग्रह की जो सप्तम दृष्टि होती है वो कहीं ना कहीं उस ग्रह के रिलेशंस को भी दर्शाती है। तो यहां पर अपन ने शनि की बात कर ली, 7th हाउस की बात कर ली। अब 8th हाउस में राहु। तो देखिए 8th हाउस में राहु बेसिकली बहुत अच्छा फल देते हैं ऐसे व्यक्तियों के जो पुनर्जन्म में जो उन्हें अच्छे काम किए हैं या पुनर्जन्म में जो काम के लिए आए थे वो रह गया है, वो इस जन्म में वो पूरा करेंगे। 8th हाउस का राहु ये दिखाता है। और यहाँ का राहु बहुत जीवन में मतलब बहुत अच्छी उपलब्धियां भी दिलवाता है। बस यहाँ पर देखिए राहु अच्छा है पर 29 डिग्री का है, मतलब राहु अच्छा होने के बाद कमजोर है। तो जो वो अच्छे असर दिखाएगा उसमें थोड़ी सी कमी कर देगा, पर अच्छे असर फिर भी दिखाएगा, क्योंकि वो अष्टम भाव में बैठे हैं। और अष्टम भाव बेसिकली आपको पता है कि बहुत रहस्यमय हाउस है, जन्म मृत्यु का हाउस है, पिछले जन्म को दर्शाता है, गुप्त धन को दर्शाता है। तो कहीं ना कहीं अष्टम हाउस में राहु का बैठना बहुत अच्छा माना जाता है। तो अभी आपने ग्रहों को समझ लिया कि कौन से भाव में कौन सा ग्रह बैठा है और वो कैसी दृष्टि डाल रहा है। अब देखिए यहां पर अपन एक बात और समझने वाली है, मंगल की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी जो दृष्टि है वो इनके रिलेशंस हाउस में पड़ रही है और मंगल इनके बिल्कुल अच्छे नहीं है। अच्छा, क्रूर ग्रह एक पापक ग्रह मंगल बेसिकली बहुत एग्रेसिव होकर 16 डिग्री के हैं, क्योंकि बहुत तेज होकर पर अस्त अवस्था में इस भाव में दृष्टि डाल रहे हैं। तो ये अचानक मतभेद का कारण, कैसे? छोटी छोटी बातों में। कभी ऐसे व्यक्ति को समझ में ही नहीं आएगा कि सब चीजें हो सकता है सुबह वो बहुत नॉर्मल गया हो, फोन पे अपने पार्टनर से बात करी हो, चीजें नॉर्मल हो, शाम को आए सब चीज नॉर्मल चल रही हो, एकदम से अचानक लड़ाई हो जाए। ये शनि नहीं करा रहे हैं, ये मंगल करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मंगल यहां पे अस्त हो गए और अपनी चतुर्थ दृष्टि सप्तम भाव पर डाल रहे हैं। अब अपन बात करेंगे गुरु की, जो दृष्टियों की जो अपने शुरू में छोड़ी थी। तो गुरु पहले लग्न में बैठ गए हैं, 5वीं दृष्टि ज्ञान भाव में और संतान भाव में आ रही है। तो संतान भाव में यदि गुरु की दृष्टि आ जाए तो ऐसे व्यक्तियों को लड़का होता ही होता है, और संभावना है कि ऐसे व्यक्तियों को जो दूसरी संतान होगी वो लड़का होगी। गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर आ रही है और पंचम भाव ज्ञान का भी है। तो ऐसे व्यक्ति जीवन भर किसी न किसी रूप में ज्ञान अर्जित करते रहेंगे। जब भी गुरु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर आएंगे, ऐसे व्यक्तियों की एजुकेशन उनके अनुरूप होती रहेगी। अब अपन बात करें नवम भाव में गुरु की दृष्टि, तो नवम भाव भाग्य भाव है। यहां पर गुरु की दृष्टि भी बहुत अच्छी होती है, व्यक्ति के भाग्य को मजबूत करता है। आप पाएंगे जिसकी भी एक कुंडली है वो खुद ही समझ रहे होंगे कि उनके जीवन में बहुत सारे काम
उनके कर्म के कंपैरिजन में उनके भाग्य ने करवा के दिए हैं। मतलब यदि अपन एक स्केल लें और 1 to 10 तक उसके पॉइंट रखें, तो यदि उनने 4 तक काम किया है तो जो 6 पॉइंट है वो इनके भाग्य ने करवाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गुरु की दृष्टि पड़ रही, और भाग्य भाव में गुरु की दृष्टि पड़ना बहुत शुभ मानी जाती है। अब एक चीज आप ध्यान रखिए, गुरु जहां पर देखते हैं वहां पर बहुत अच्छा फल देते हैं, बहुत अमृत करते हैं, चीजों में उन्नति करते हैं, और गुरु जहां पर बैठते हैं वहां पर थोड़ा सा इंपैक्ट डालते हैं। पर चूंकि यहाँ पर बुद्ध के घर में बैठे हैं, अच्छी डिग्री में है, तो अच्छा फल देंगे। अब अपन बात करते हैं शनि की दृष्टि में, क्योंकि बाकी तो सब ग्रहों के साथ भी दृष्टि है, पर ये 2-3 ग्रह ऐसे हैं जिनकी 2-2 दृष्टियां और प्राप्त हैं। तो शनि की दृष्टि की बात करें तो शनि तीसरे, सातवें, 10वें घर को देखते हैं। तो पहले, दूसरे, तीसरे ये भाग्य भाव को देख रहे हैं। तो अब भाग्य भाव में गुरु की भी दृष्टि और शनि की भी दृष्टि है। तो गुरु भाग्य की उन्नति कर रहे हैं और शनि की दृष्टि भाग्य में डिले कर रही है। शनि चीजों को डिले करता है। तो भाग्य में मतलब जो चीज इनको हो सकता है कि आज से 2 साल पहले मिल जानी थी, उसमें थोड़ा सा डिले हो रहा है। फिर यहां पर शनि की 7वीं दृष्टि पड़ रही लग्न भाव पे। तो लग्न भाव पे लग्न कोई भी इंपैक्ट करेंगे। तो ऐसे शनि बेसिकली आंख को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को आंख से संबंधित रोग हो सकते हैं, आंख से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि तन भाव है और आंख मतलब बेसिकली शनि दृष्टि है। तो दृष्टि से संबंधित, दृष्टि पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। या तो ऐसे व्यक्तियों को चश्मा लगा होगा बहुत हैवी वाला, या संभावना है कि उनको आंख में कोई ना कोई प्रॉब्लम अवश्य देखने को मिलेगी। फिर यदि अपन बात करते हैं शनि की 10वीं दृष्टि की, तो 7वीं हो गई, 8वीं, 9वीं, 10वीं, शनि इस भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं। और शनि इस भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं तो यहां पर बुध भी बैठे हैं, सूर्य भी बैठे हैं, तो राजयोग जो मैंने बताया है, मंगल भी बैठे हैं। पर सूर्य से शनि का संबंध कैसा है? बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि सूर्य बेसिकली शनि के पिता है। अब इस भाव को इंपैक्ट कैसे कर रहे हैं? ये भाव बेसिकली क्या है? माता का घर है। तो माता से मतभेद का कारक बनेंगे। माता से मतभेद का कारक बनेंगे मतलब कि ऐसे व्यक्तियों की, जिनकी भी आशुतोष जी की जिनकी कुंडली है, उनकी अपने माता से बहुत अच्छे संबंध नहीं रहेंगे। वो अपने मतलब कैसे अच्छे संबंध नहीं रहेंगे? किसी ना किसी बात पे कहीं ना कहीं कुछ छोटी छोटे मतभेद देखने को अवश्य मिलेंगे। तो अपन ने बेसिकली जितने भी ग्रह हैं उनकी बात कर ली, केतु का मैंने आपको बता ही दिया है, और अब ये अपन ने कुंडली देख ली। अब अपन को समझना है कि ये तो अपन ने बेसिकली व्यक्ति के बारे में एनालिसिस कर लिया है कि व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा, व्यक्ति का जीवन कैसा होगा। जैसे गुरु लग्न में बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति अपने स्वभाव से बहुत ज्ञानी होगा, मतलब ऐसा उसका लगता होगा भी, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, पर उसको लगता ज्यादा होगा कि मेरा जैसा कोई नहीं है, मेरा जैसा इंटेलिजेंट कोई नहीं है। अच्छा, गुरु लग्न में बैठ गए हैं, इन दो चीजों में दृष्टि डाल रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को अपॉर्चुनिटी भी बहुत मिलती है। अपॉर्चुनिटी मतलब किसी भी प्रकार की, वो जिस भी क्षेत्र में जाएंगे उससे भाग्य से भी, ज्ञान से भी और उनके स्वयं के परिश्रम से भी उनको कहीं ना कहीं अचीवमेंट्स बहुत ज्यादा मिलेंगे। पर गुरु यहां पर कहीं ना कहीं एटीट्यूड भी दिखाते हैं। ऐसे व्यक्ति में आपको किसी ना किसी प्रकार का एक एटीट्यूड देखने को मिलेगा। वो किसी ना प्रकार का होगा, चाहे वो नौकरी का हो, चाहे वो पैसे का हो, चाहे गाड़ी का हो, पर एटीट्यूड अवश्य देखने को मिलेगा। अब इस कुंडली में अपन ने बेसिकली सब समझ लिया है। अब अपन बात करेंगे कि कौन सा ग्रह एक्टिव है और वो कैसे फल दे रहा है। तो अभी इनकी शुक्र की महादशा चल रही है। शुक्र बेसिकली लग्जरी को रिप्रेजेंट करते हैं। शुक्र बेसिकली आपकी रहन सहन, लाइफ को, काम वासना को रिप्रेजेंट करते हैं। और शुक्र यहां पर अभी एक्टिव है, मतलब कहीं ना कहीं एक तो शुक्र एक्टिव है, दूसरे 2 भाव, शुक्र का एक ये वाला भाव हो गया क्योंकि 7वीं राशि शुक्र की है, और दूसरी राशि भी शुक्र की है। तो दूसरी राशि मतलब ये वाला भाव, ये दोनों भाव आज की डेट में सबसे ज्यादा एक्टिव हैं। तो मतलब एक तो ज्ञान भाव एक्टिव है, व्यय भाव भी बहुत एक्टिव है। ऐसे व्यक्तियों का आप अभी देखेंगे तो जब से शुक्र की महादशा आई है तो कहीं ना कहीं उनके जीवन में व्यय से संबंधित चीजें भी बहुत हो रही होंगी। हालांकि ये विदेश यात्रा का भी भाव माना जाता है, पर व्यय भी दर्शाता है। तो शुक्र की महादशा में तो ये 3 घर आपको एक्टिव समझ में आ गए हैं। पर इसकी महादशा के अंतर्गत भी आता है प्रत्यंतर। तो प्रत्यंतर में यदि जब शुक्र के साथ गुरु आएंगे तो ये वाला भाव एक्टिव हो जाएगा, 12 और 9वीं राशि ये दोनों भाव एक्टिव हो जाएंगे। तो डिपेंड करेगा कि किस महादशा के अंदर कौन सी अंतरदशा आ रही है और कौन से भाव एक्टिव हो रहे हैं। देखिए, मैं रैंडमली यूट्यूब के कमेंट से कुंडलियां लेते जा रहा हूं, निकाल रहा हूं और वीडियो बना रहा हूं उन पे। जिनकी कुंडलियां हैं उनको भी समझ में आ रहा होगा कि उनके जीवन पे कैसे फल है, जैसे मैंने आशुतोष जी का बनाया। पर जिनको सीखना है या जो लर्निंग स्टेज पर भी है, उनको भी बहुत सारी चीजें, आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे। देखिए, आप धीरे धीरे ऐसे एनालिसिस करेंगे, आपको समझ में आएगा। हालांकि ऐसा नहीं, अपवाद भी देखने को मिलेंगे कि कभी कभी यहाँ पर शनि व्यक्ति की शादी के बाद भाग्योदय दिलवाते हैं। तो ऐसे कुछ ना कुछ अपवाद देखने को भी मिलेंगे। पर अपन ऐसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप यदि कुंडली को एनालिसिस करके समझते जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको इसमें उन्नति देखने को मिलेगी, कहीं ना कहीं लर्निंग आपको अच्छी मिलेगी। तो ये मैंने एक रैंडमली उठाया था। आशा करूंगा
करूंगा कि आगे भी मैं कोई जो भी मेरे कमेंट पर कुंडली आती है मैं उसको रैंडमली उठा के उस पर एक वीडियो बना लूँ। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा, और प्लीज़ यदि अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।